Good morning, student. In last lecture, I have finished the chemical property of acids, right? वहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड इन इंडाइजेशन. कौन सा था क्वेश्चंस? वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? MgOH होल ट्वाइस 2 इज यूज्ड इन इंडाइजेशन. कैसे यूज किए होता है? ठीक है, क्लियर. इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है. सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, न्यूट्रलाइजेज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक एंड रिलीव्स द पेशेंट. ठीक है, तो इसका नेचर कैसा होता है? MgOH होल ट्वाइस का नेचर कैसा होता है? बेसिक इन नेचर. नेचर में कैसा होता है? बेसिक होता है. एंड सो इट न्यूट्रलाइजेज ठीक है, न्यूट्रलाइजेज द HCl, ठीक है, इन द स्टोमक एंड रिलीव्स द पर्सन. क्लियर? उस पर्सन को क्या करता है? रिलीव करता है. ठीक है, एक क्वेश्चन और अराइज होता है, वह है डिस्टिल वाटर. वाटर कैन नॉट conduct electricity but rainwater can. ये कहना चाह रहा है कि डिस्टिल वाटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, जबकि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. तो बस इसका आंसर क्या होगा? जो डिस्टिल वाटर होता है डज नॉट कंटेन फ्री आयंस. डिस्टिल वाटर के अंदर क्या नहीं होता? आयंस नहीं होता, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता. जबकि जो रेन वाटर होता है उसमें क्या होते हैं? ठीक है, एसिड होता है. जो इन्वायरमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैसेस होती हैं वो रेनफॉल के वाटर में क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती हैं और रेस्पेक्टिव एसिड बना लेती हैं, सच एज कार्बोनिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. जब ये एसिड रेन वाटर के साथ डिजॉल्व होकर कहाँ आते हैं? अर्थ के ऊपर आते हैं. ठीक है, पानी के अंदर क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं, और डिसोसिएट होकर क्या देते हैं? फ्री आयंस देते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को, जो रेन वाटर होता है इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है. तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, ठीक है, व्हेन रेन फॉल्स, डिस्टिल वाटर, यहाँ से लिख सकते हैं डिस्टिल वाटर इज प्योर वाटर. डिस्टिल वाटर कैसा होता है? प्योर वाटर होता है. एंड हैज नो, ठीक है, सॉल्ट. उसके अंदर कोई भी सॉल्ट नहीं होते हैं. ठीक है, सॉल्ट नहीं होंगे तो आयोनाइज नहीं होगा, फ्री आयंस नहीं मिलेंगे. ठीक है, व्हेन रेन फॉल्स, जब बारिश होती है, फॉल्स, देन गैसेस प्रेजेंट इन, ठीक है, गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2 एटसेट्रा, ठीक है, प्रेजेंट इन एयर, डिजॉल्व इन रेन वाटर to form
देयर रेस्पेक्टिव एसिड, क्या बनाती हैं, देयर अपने रेस्पेक्टिव एसिड बना लेती हैं, देयर रेस्पेक्टिव एसिड्स सच एज H2CO3, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। दीज एसिड्स डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड डिसोसिएट, रेन वाटर में ये एसिड क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं और डिसोसिएट हो जाते हैं, किसके अंदर, इन टू आयंस, ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज फ्री आयन, बिकॉज ऑफ दीज फ्री आयंस रेन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक लेते हैं इसी का, एसिड का यूजेज। व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ एसिड, ठीक है। फर्स्ट यूज एसिड का होता है, जैसे हम H2SO4 की बात करें, H2SO4 का यूज किया जाता है, ठीक है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र बनाने में, ठीक है, पेंट्स बनाने में किया जाता है, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, डिफरेंट टाइप की जो डाइज होती हैं, कलर कंपाउंड होते हैं, वो बनाने में किया जाता है, एंड अदर केमिकल बनाने में किया जाता है, अदर केमिकल्स बनाने में किया जाता है। दूसरा हम एसिड की बात करें, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं ये हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज किया जाता है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव्स बनाने में किया जाता है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव, जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, विस्फोटक मटेरियल होते हैं, उनको बनाने में HCl का यूज किया जाता है। थर्ड HCl एसिड आता है HNO3, जिसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं या हाइड्रोजन नाइट्रेट बोलते हैं। इसका यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स में किया जाता है, फर्टिलाइजर्स, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, एक्सप्लोसिव्स बनाने में यूज किया जाता है। यहाँ से इसमें एक्सप्लोसिव काट देना, यहाँ लिख लेना इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े जहाँ कपड़े बनते हैं वहाँ यूज किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव बनाने में किया जाता है, ठीक है। यहाँ हमारा एसिड फिनिश हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिस। नेक्स्ट लेते हैं बेसिस, नेक्स्ट टॉपिक आता है बेसिस, ठीक है। व्हाट इज द बेसिस, दोज कंपाउंड, ठीक है, दोज कंपाउंड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स OH आयन, ठीक है, दोज कंपाउंड, ठीक है, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स OH आयन, क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड आयन, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड आयन। और इसको हम आयनिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, OH नेगेटिव एक्वस, ठीक है, आयन्स, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। या हम दूसरी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है,
दोज कंपाउंड, ठीक है, बेसिस आर कंपाउंड या सबस्टांस विच आर प्रोटोन एक्सेप्टर। तो दे आर जनरली बेसिस क्या होते हैं, दे आर प्रोटोन एच आयन एक्सेप्टर, जबकि एसिड क्या होते थे, प्रोटोन डोनर होते थे। ये कैसे होते हैं, प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ ले सकते हैं, जो बेसिस जो होते हैं पानी में सॉल्युबल, ऐसे बेसिस जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं उनको एल्कली बोलते हैं, ठीक है। द बेसिस, ठीक है, विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली, ठीक है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। ऐसे बेसिस जो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं या वाटर सॉल्युबल, या हम बोल सकते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्कली, ठीक है, ठीक है। और तो एक इससे कंक्लूजन निकलता, सारे जो एल्कली होते हैं बेसिस होते हैं, बट ऑल बेसिस कैन नॉट बी एल्कली। तो हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑल एल्कली आर बेसिस in nature, but all bases cannot be alkali। क्या नहीं हो सकती, एल्कली नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्यू बेसिस, ठीक है, वाटर सॉल्युलर बेसिस NaOH, ये एल्कली होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे कैसे होते हैं, एल्कली होते हैं। क्या होते हैं, एल्कली होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम देखें, जो बेसिस जो होते हैं, बिटर बेसिस है बिटर टेस्ट, बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है। सोपी टू टच, सोपी टू टच, जब टच करते हैं हमें ये साबुन जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, स्टिकी साबुन जैसे लगते हैं, ठीक है। थर्ड, रेड, ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। फोर्थ, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, when dissolve in water, when dissolve in water, जब पानी में डिजॉल्व करते हैं ये क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। Chemical property in detail I will take in next lecture. Thank you. Good morning student. Today I will take एजियोट्रॉप से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। इन लास्ट लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट करा दिया था, लेकिन ठीक है उसमें ज़्यादा वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं इसको दोबारा से चैप्टर को करा रहा हूँ, ठीक है। एजियोट्रॉप से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं जिसमें एक सॉल्यूट, ऐसे सॉल्यूशन जो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से मिलके बने होते हैं। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो फेज होता है हमेशा कैसा होता है, लिक्विड फेज में ही होते हैं, ठीक है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा कैसा होगा,
फिक्स कंपोजिशन होगा, ठीक है। और बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बॉइल्स होते हैं, बॉयल होते हैं। और जब एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं तो इन दोनों कंपोनेंट को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सॉल्यूट के फ्रैक्शन को और सॉल्वेंट के फ्रैक्शन को सॉल्यूशन में से हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? दोनों का टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर कैसा होता है? सेम होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है कि नंबर ऑफ मोल्स या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज आर इज इक्वल, ठीक है। इक्वल यानी कि लिक्विड फेज में सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होता है और वेपर फेज में सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होता है उसके इक्वल होता है। उसी तरह सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है लिक्विड फेज में, ठीक है, उसी सॉल्वेंट का वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है, क्लियर। इससे हम डेफिनेशन दे सकते हैं, द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट हैव आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिनमें सारे कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? आइडेंटिकल होता है। ऐसे मिक्सचर को हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं, क्लियर। द कंपोनेंट ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज, ठीक है। तो दोनों कंपोनेंट का क्या होगा? दोनों सॉल्यूशन के अंदर दोनों कंपोनेंट का जो कंपोजिशन होगा वो कैसा होगा? सेम कंपोजिशन होगा। किस कंडीशन में? लिक्विड फेज में भी होगा वही कंपोजिशन कैसा होगा? वेपर फेज में होगा। और इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और सेकंड आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, क्लियर। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। किससे? रॉल्स लॉ से बहुत ज़्यादा डेविएशन शो करते हैं, और वो भी पॉजिटिव डेविएशन। मींस इनका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो इनका ग्राफ हमेशा रॉल्स लॉ के ग्राफ से ऊपर आता है। हमेशा कैसे आएगा? ऊपर आएगा। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन विच शो a large deviation, positive deviation from Rolle's law, क्लियर। हमेशा कैसा शो करते हैं? लार्ज डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है 90 सॉल्यूशन ऑफ 95% इथेनॉल। इथेनॉल का हम 95% सॉल्यूशन बनाएं तो वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और ये हमेशा कैसा होगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा। इससे हम ग्राफ प्लॉट करें, हम केवल ग्राफ कौन सा लेंगे? टोटल प्रेशर का ग्राफ लेते हैं, रॉल्स लॉ का टोटल प्रेशर का ग्राफ, ठीक है। टोटल प्रेशर का ग्राफ क्या था? PT इक्वल टू PA प्लस PB, ये हमारा ग्राफ था टोटल प्रेशर का, ठीक है। तो इसके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के केस में ये कैसा आता है? हमेशा ऊपर आता है हमेशा, ठीक है। ये मिनिमम एजियोट्रॉप बॉइलिंग एजियोट्रॉप का कर्व होगा, क्लियर। यहाँ हम क्या लेते हैं? प्रेशर लेते हैं या मोल फ्रैक्शन लेते हैं, क्लियर। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन से होते हैं? सॉल्यूशन जो कि, ठीक है, लार्ज डेविएशन शो करते हैं, अ लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। इनका अगर कर्व बनाएं तो इनका जो कर्व आता है टोटल प्रेशर से हमेशा नीचे आता है। ये टोटल प्रेशर का कब था? PT इक्वल टू PA प्लस PB, ठीक है। ये P था, मोल फ्रैक्शन था। इनका कर्व हमेशा क्या आता है? नीचे आता है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का कर्व होगा। ये कौन सा होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट
एजियोट्रॉप का कर्व होगा। इसका एग्जाम्पल है, लिख लेते हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 68%, ठीक है, नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। विच वन? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? वो प्रॉपर्टी होती है जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट या क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करती है। उसी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ होमोजीनस मिक्सचर। हम यहाँ कौन सा मिक्सचर की बात करेंगे? होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर या होमोजीनस सॉल्यूशन, ठीक है, आर दोज विच डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, विच ओनली डिपेंड upon the number of solutes particle या quantity of solutes present in the solution। क्लियर, इस पर डिपेंड करती है। क्लियर। अब आता है टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं स्टार्टिंग में बता चुका था, 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर चुके थे, हमने जब रॉल्स लॉ पढ़ा था, इसको हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, इसको हम क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। और इसका जो रिलेशन आया था डेल्टा पी अपॉन पी नॉट पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको और हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमारा ये और आता है, अगर हम, ठीक है, इस डेल्टा पी की वैल्यू रख दें तो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी, ठीक है। क्लियर। तो हमने ये कैलकुलेट किया था इन लास्ट लेक्चर में। स्टार्टिंग में जब मैंने रॉल्स लॉ पढ़ाया था वहाँ मैंने इसको बोला भी था कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसको मैंने वहीं कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम शो करते हैं इंडिकेट डेल्टा टी बी से। नेक्स्ट आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ से। और फोर्थ आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम पाई से शो करते हैं। क्लियर। जनरली जो पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है
ठीक है, हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होती है जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऑल द कॉलिगेटिव properties are defined for dilute solution containing non-volatile solutes। क्लियर? इसको हम कंप्लीट कर चुके थे रॉल्स लॉ में। अब हमें इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लास्ट पढ़ना ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling points. This topic I will take in next lecture. Thank you.